नमस्कार। मैं सिद्धार्थ राव, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट एनएम कॉलेज, हनुमानगढ़। हमारे राजनीति विज्ञान का जो टॉपिक आज हमने लिया है वो है शक्ति की अवधारणा या कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। जब हम आधुनिक राजनीति विज्ञान को देखते हैं तो यह शक्ति की अवधारणा हमें महत्वपूर्ण नजर आती है। परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार या विषय के जो परंपरागत जो क्षेत्र रहा है उसमें शक्ति को इतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया। यद्यपि कुछ प्राचीन भारतीय राजनीतिक जो चिंतक रहे हैं उन्होंने ज़रूर इसकी ओर अपना ध्यान आकर्षित किया है, या कुछ अन्य राजनीतिक शास्त्रियों ने भी इसे महत्वपूर्ण माना है। लेकिन आधुनिक राजनीति विज्ञान में इस कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा जोर दिया गया और इसको पहचाना गया और ये बात को स्वीकार किया गया कि कहीं ना कहीं विषय जो है यानी राजनीति विज्ञान या राजनीति जो है शक्ति के इर्द गिर्द घूमती है। और इसी कारण से इस टॉपिक का अध्ययन राजनीति विज्ञान के संदर्भ में किया जाना महत्वपूर्ण है। शक्ति राजनीति विज्ञान की आधारभूत जो उदाहरण है उनमें से एक प्रमुख अवधारणा है। और यदि हम देखें तो प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारकों ने एक शब्द का प्रयोग किया है, वो शब्द है दंड। तो दंड के रूप में शक्ति की अवधारणा को उन्होंने स्वीकार किया है और उन्होंने राजनीति को दंड नीति और जो शासक या राजा होता है उसको दंडधर के नाम से उसे पुकारा है। जैसे हम देखें मनु के ऊपर अगर हम विचार करें तो मनु ने दंड के महत्व को बताते हुए कहा था कि इसकी उत्पत्ति ईश्वर ने की है और यह दंड ही राजा है। और इस दंड को ही विद्वान लोग प्राचीन जो राजनीति शास्त्र हैं उनमें धर्म भी कहते हैं इसको, क्योंकि दंड ही सभी को या सभी से उनके धर्म का पालन करवाता है। इसी प्रकार यदि हम कौटिल्य को देखें जिसने कि अपनी कृति अर्थशास्त्र में राज्य के आंतरिक और बाह्य दोनों ही क्षेत्रों में शक्ति की रक्षा, उसका प्रयोग, उसका विस्तार और उसके पतन की समस्या पर गंभीर चिंतन किया है। और वो मानता है कि राजनीति जो है इसी चीज़ के चारों तरफ घूमती है कि किस तरीके से शक्ति की रक्षा की जाए, उसे बढ़ाया जाए, उसका प्रयोग किया जाए या फिर उसको पतन से रोका जाए। तो इसके चारों तरफ ही वह जो है पॉलिटिक्स घूमती है, इसलिए शक्ति उसका केंद्रीय विषय है। इसी तरह यदि हम पाश्चात्य जगत में भी राजनीतिक जीवन के संदर्भ में शक्ति की आवश्यकता और उसके महत्व को देखें तो उन्होंने भी इसको स्वीकार किया है। प्राचीन यूनान के अंदर सुकरात के जो समकालीन सोफिस्ट विचारक हुए थ्रेसिमेकस, उनका ये कथन था कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है, उनका ये मानना था। और जो आधुनिक एक राजनीति वैज्ञानिक है मैकियावेली, उनका नाम बड़े ही शक्तिशाली तौर पर इस कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ा हुआ है। मैकियावेली एक ऐसा प्रथम विचारक था जिसने सबसे पहले राजनीति में शक्ति केंद्रीय भूमिका को स्वीकार किया और न केवल स्वीकार किया बल्कि उस शक्ति को जो है उस नैतिकता से अलग भी किया। इसके अतिरिक्त होब्स हुआ, हीगल, नीत्शे, बोसांके, ये कुछ ऐसे प्रमुख विचारक हैं जिन्होंने शक्ति को उसके अलग अलग अर्थों में, पक्षों में, निर्णायक तत्वों आदि पर अपने विचार प्रकट किए हैं। परंपरागत राजनीतिक विचारकों की तुलना में आधुनिक जो राजनीतिक विचारक हुए हैं उन्होंने शक्ति की अवधारणा का अधिक विस्तार के साथ उस पर विचार किया है। हमने पहले भी कहा कि जो प्राचीन विचारक हैं या प्राचीन राजनीतिक चिंतन है उसमें इस कॉन्सेप्ट को इतना ज़्यादा इस पर जोर नहीं दिया गया, यद्यपि इसका जिक्र किया गया, लेकिन इस पर अधिक जोर आधुनिक राजनीतिक जो विचारक हैं उन्होंने दिया। चार्ल्स ई मेरियम हो, चाहे कैटलिन हो, हेराल्ड लासवेल हो, रॉबर्ट बायस्टेड हो, मार्गेनथाउ हो, चाहे मैकाइवर, कैपलॉन, रसेल, बेकर, ये ऐसे विचारक हैं, ऐसे आधुनिक विचारक हैं जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट के ऊपर अपने विचार रखे हैं और इसके महत्व को जो है बताया है। जैसे कि बेकर एक राजनीतिक विचारक है, उसने कहा है कि राजनीति को शक्ति से अलग नहीं किया जा सकता। वो कहता है यदि राजनीति का अध्ययन करता है तो शक्ति का अध्ययन करना ही होगा। इसी प्रकार कैटलिन कहता है कि राजनीति अपने आप में शक्ति का विज्ञान है, वो उससे अलग नहीं है। और एक अन्य विचारक जो है जैसे मैरियम, कैटलिन, लॉसवेल, उन्होंने भी राज्य की आधुनिक
आंतरिक राजनीति के संदर्भ में शक्ति की अवधारणा का विशेष अध्ययन किया है, जबकि मार्गेंथो और कैप्लान आदि ने राज्य की जो बाह्य राजनीति है यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के संदर्भ में इस अवधारणा का विशिष्ट अध्ययन किया है। वास्तव में यदि देखें तो राज्य की राजनीति के इन दोनों पक्षों के सहयोग से शक्ति अवधारणा पूर्णता प्राप्त होती है। यदि हम एक पक्ष कहें केवल आंतरिक, एक पक्ष कहें केवल बाह्य, तो ये दोनों अधूरी है अवधारणा, जबकि शक्ति का जो महत्व है आंतरिक और बाह्य दोनों तौर पर एक राज्य के संदर्भ में देखा जा सकता है। अब अगर हम बात करें कि इसको किस किस रूप में उन्होंने देखा, तो ये जो शक्ति का कॉन्सेप्ट है इसमें अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से अलग अलग तरीके से विचार किया और शक्ति को अलग अलग दृष्टिकोण से देखा। किसी को यह बल प्रयोग के अंदर नजर आई, किसी को मनुष्य की सामान्य प्रवृत्ति के रूप में नजर आई, और किसी अन्य विद्वान को बल प्रयोग की संभावना के रूप में नजर आई। किसी को एक प्रभाव यानी इन्फ्लुएंस की प्रोसेस के रूप में किसी ने इसको देखा, किसी ने दूसरे पर नियंत्रण करने के तौर पर देखा, और किसी ने मूल्य के अर्थ में शक्ति को पहचाना। जैसे बल प्रयोग के संदर्भ में अगर बात करें तो जैसे मनु कहता है कि दंड शब्द का प्रयोग करता है, तो प्राचीन भारतीय जो चिंतक थे उन्होंने शक्ति का अर्थ बल प्रयोग यानी फोर्स के रूप में या दमन के रूप में उसको स्वीकार किया। जैसे मनु ने दंड के द्वारा दुष्टों का दमन किया जाता है, इस बात को उन्होंने माना, और दंड के रूप में बल का प्रयोग धर्म की रक्षा करता है, ऐसा उन्होंने माना। तो इस तरीके से जो दंड है, जो बल है यानी फोर्स के माध्यम से उस शक्ति को संचालित किया जाता है या उसमें शक्ति निहित है, ऐसा उनका मानना था। तो कुछ ऐसे विद्वान भी हैं जिन्होंने मनुष्य की जो एक सामान्य प्रवृत्ति होती है उसके रूप में उसको माना, जैसे कि शक्ति से प्रेम करना मानव स्वभाव की मूल प्रवृत्ति है। प्रत्येक व्यक्ति जो है अन्य से अगर हम कंपैरिजन करें तो अधिक शक्तिशाली होने की हमेशा इच्छा रखता है, और यही बात होब्स ने मानी है। होब्स का स्पष्ट मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति डर से यानी भय से संचालित है, और भय से मुक्ति पाने के लिए शक्ति को धारण करने की तीव्र इच्छा, ये तीव्र सतत कामना वो करता रहता है। और वो कहता है कि शक्ति कामना जब तक करता है मनुष्य, जब तक कि वो मृत्यु प्राप्त नहीं हो जाता। मृत्यु के प्राप्त होने तक वह शक्ति कामना निरंतर करता रहता है। मानव की यह प्रकृति और उसके द्वारा जो निर्मित संस्थाएं हैं उन संस्थाओं में भी प्रकट वो स्पष्ट रूप से होती है। इसी प्रकार जो शक्ति है उसको कुछ विचारक बल प्रयोग की एक संभावना के रूप में, उसका प्रयोग नहीं केवल संभावना के रूप में भी देखते हैं। उनका मानना है कि शक्ति का जो अर्थ है वो राजनीतिक शक्ति है, जबकि जो बल अगर हम उपयोग कर रहे हैं शब्द, तो बल का अर्थ सैनिक बल से है। शक्ति के अंदर बल सदैव मौजूद रहता है, किंतु ये सामान्यतः बल का प्रयोग करती नहीं है। जिस समय बल का प्रयोग कर लिया उस समय शक्ति का जो स्वरूप है वो बदल जाएगा। तो वास्तविकता यह है कि जब सामान्य जनता अनुभव करती है ना कि शक्ति में बल निहित है, तो वह स्वेच्छा से उसका अनुकरण भी करती है। इस प्रकार सामान्यतः शक्ति द्वारा बल का प्रयोग नहीं किया जाता, किंतु शक्ति बल प्रयोग का अपने आप में अधिकार रखती है या उसके अंदर संभावित है। इसी तरह शक्ति जो है व्यवस्था का निहित तत्व भी है। किसी भी राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था की उसकी रचना, संचालन और रक्षा के लिए जो है पावर की या पावर के एलिमेंट की हमेशा आवश्यकता होती है, उसके बिना इनका संचालन नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार कुछ विद्वानों का मानना है कि वो एक प्रभाव प्रक्रिया है, इन्फ्लुएंस है, यानी जिसके माध्यम से दूसरे को प्रभावित किया जा सके। ये एक ऐसा तत्व है जो प्रभाव की प्रक्रिया को जन्म देता है, यानी यह निश्चित रूप से जिसके पास शक्ति है वो दूसरों को प्रभावित करेगा ही करेगा। जो पक्ष शक्ति जो है उसको धारण करता है उससे अन्य पक्ष प्रभावित हो जाते हैं और प्रथम पक्ष के अनुकूल आचरण वो करना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार जो व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को या फिर कोई एक समुदाय अन्य समुदायों के आचरण को जितना ज़्यादा प्रभावित कर पाए, अपने अनुसार अनुकूल कर पाए, वो उतना ही शक्तिशाली माना जाता है। तो ये एक प्रभाव के रूप में भी इसको देखा जा सकता है। इसी प्रकार हम शक्ति को नियंत्रण, दूसरे को नियंत्रित करने की जो प्रक्रिया है उस रूप में भी देख सकते हैं। तो यहाँ अगर हम बात करें कि जैसे कुछ विद्वान उन्होंने शक्ति का संबंध नियंत्रण से स्वीकार किया। उनका मानना है कि शक्ति व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित करती है और उनके व्यवहार को नियंत्रित करने की क्षमता का प्रदर्शन भी करती है कि हम आपको नियंत्रित कर सकते हैं। इस रूप में अगर हम देखें शक्ति कॉन्सेप्ट को, तो शक्ति राजनीतिक सत्ता और व्यक्ति की स्वतंत्रता, इन दोनों में ही तालमेल स्थापित करती है और इस प्रकार से समाज में व्यवस्था की स्थापना करती है। जैसे कहें मार्गेंथो की बात करें
तो मार्गेंथो ने शक्ति को व्यक्ति के ऊपर नियंत्रण के रूप में, और इसी तरह मैकाइवर ने भी शक्ति को व्यक्ति के ऊपर नियंत्रण की क्षमता के रूप में स्वीकार किया है। तो ये एक ऐसे विचारक हैं मार्गेंथो और मैकाइवर जिन्होंने नियंत्रण के रूप में इस शक्ति को स्वीकार किया है, क्योंकि ये सही भी है कि जो गेम ऑफ पॉलिटिक्स है उसमें कहीं ना कहीं शक्ति की प्राप्ति के पश्चात सब एक दूसरे को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। जो इस बात में सफल हो जाता है वो अधिक शक्तिशाली होता है। इसी प्रकार अगर मूल्य के अर्थ में हम देखें तो शक्ति को मूल्य के अर्थ में भी स्वीकार किया है कुछ विद्वानों ने, लेकिन जहाँ कुछ विद्वानों ने इसे एक यथार्थवादी मूल्य के रूप में माना, वहाँ कुछ जो दूसरे लोग हैं उन्होंने एक आदर्शवादी मूल्य के रूप में उसको मान्यता दी। प्राचीन जो यूनानी सोफिस्ट विचारक हुए जैसे कि थ्रेसिमेकस है, उन्होंने यथार्थवादी मूल्यात्मक दृष्टि से ये माना कि शक्तिशाली का जो हित है, उसका जो हित है वही वास्तव में न्याय है। शक्ति के प्रति जो यथार्थवादी दृष्टिकोण के कारण ही थ्रेसिमेकस साथ में ये भी कहता है कि अन्याय न्याय से श्रेष्ठ है, क्योंकि शक्तिशाली अन्यायी सदैव शक्तिहीन जो न्यायी हैं उनकी तुलना में हमेशा लाभ में रहता है। और जो आधुनिक युग में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में बात करें तो मार्गेंथो ने शक्ति को एक यथार्थ मूल्य यानी कि वास्तविक मूल्य के रूप में स्वीकार किया है। और इस अर्थ में वो कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति स्वयं साध्य होती है, यानी उद्देश्य है जिसको प्राप्त करना सबका लक्ष्य है, और उस पर अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता और न्याय का कोई नियंत्रण नहीं है। तो इस तरीके से देखते हैं कि अलग अलग विद्वान इस जो कॉन्सेप्ट ऑफ पावर है उसको अपने अपने दृष्टिकोण से अलग अलग नज़रिए से देखते हैं। कोई उसे प्रभाव मान रहा है, कोई उसे बल मान रहा है, कोई उसे मूल्य के रूप में मान रहा है, कोई उसको नियंत्रण करने की शक्ति के रूप में स्वीकार कर रहा है, और कोई उसको मानव की जो सामान्य प्रवृत्ति मान रहा है। तो इस तरह हम देखें तो शक्ति के जो रूप हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, और ये बात सही भी है कि वह अपने एक रूप में यानी किसी एक प्रकार में वो विद्वान नहीं है, अलग अलग रूपों में उसको देखा गया है, और ऐसा मानना उचित भी है। अब अगर हम इसके कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशंस पे नज़र डालें तो जैसे सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है इसकी रॉबर्ट बायस्टेड की, जिसने बड़े ही सरल शब्दों में कहा है कि शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग, केवल उसकी योग्यता है। इसी प्रकार एक अन्य विचारक हैं रॉबर्ट डहल, वो कहते हैं कि शक्ति व्यक्तियों के बीच पारस्परिक संबंधों की एक ऐसी विशेष स्थिति का नाम है जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष को प्रभावित करके उससे कार्य करवा लेना चाहता है, जिसमें वह